चलो स्टार्ट हो गया। चलो क्लास 11L। अब आप लोग जो है ना अपने जो क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, सही है, जिनमें आप लोगों को इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आई, वो प्लीज़ बताना शुरू करें, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर, चलो 7 देख लेते हैं। और बताएं। 5 हो चुका है। यार एक मिनट जरा साइड में हो, ये कौन है? आहिब, मुझे अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट काम करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने 5th मैंने उस दिन कराया था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो देखते हैं, अगर आखिर में टाइम बचा तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो शॉर्ट ब्रेक में पूछ लेना मुझसे, वो मैं समझा दूँगा, तो कोई मसला नहीं। 7 हो गया। 11 बेटा आवाज़ आ रही है? क्वेश्चन 7 11 कितने लोगों ने पेपर 2 का असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 30 तक अटेम्प्ट नहीं किया? हाथ रेस करो। पूरे 30 का अटेम्प्ट नहीं किया, जो मैं कंप्लीट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने 30 तक अटेम्प्ट भी नहीं किया। भाई जिन्होंने अटेम्प्ट किया वो हाथ तो उठाए ना। जिन्होंने कंप्लीट किया होगा मतलब उन्होंने भी अटेम्प्ट तो किया है ना। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया? मैं कह रहा हूँ मिनिमम, बेयर मिनिमम अटेम्प्ट किया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक। 30 तक 30 तक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, लेकिन मेरी ये आई एम आस्किंग के क्वेश्चन 30 तक जो असाइनमेंट था, अटेम्प्ट का मतलब होता है आपने 30 तक ट्राई किया, उनमें से जो नहीं हो उनको क्रॉस आउट करके पेज छोड़ा हुआ है आपने क्लास की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। काम किया तुमने? क्या नाम है तुम्हारा? हसन। हसन भाई जैसा कोई और है जिसने बिल्कुल ही कोई काम नहीं किया? चलो ठीक है, तुम तो आ जाए हो। और बताएं जी। मुस्तफा भाई आंखें खोलें। ख़त्म, सैटरडे नाइट ख़त्म। ये आपके बराबर में जो है आले इमरान की है, वो बराबर में जो बैठा है उसका क्या नाम है? मुस्तफा। व्हाट इज योर गुड नेम? आबिश तुमने काम किया? चलें तो आप लोगों ने, मैं क्वेश्चन 11 तक लिख चुका हूँ। 7 11 इसका रेडियस 4 होगा ना? आई डोंट नो, इसका देखना पड़ेगा यार। 4 ही होगा। कुछ बताया इसके बारे में? ये पार्ट 1। हाँ पार्ट 1 है ना, इसमें से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो मैं बताता हूँ, तुम बैठो। क्वेश्चन 4 है क्या? हाँ हाँ ओके ओके। तो तुम देखो लेटेस्ट बुक में से, मैं क्वेश्चन खोलता हूँ, मुझे बताओ इधर से कौन सा। सो दिस इज आवर लिस्ट। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वॉल्यूम कौन वाला? ओके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का बी, 12 का B2। चलो 12 हो गया। चलो 12 भी हसनैन ने बता दिया। यार देखो मेरी बात सुनो, अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा शोर आएगा, ठीक है। खामोशी के साथ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है वो करते हैं। वैसे भी ब्रेक में आबिस जो बात करते हुए नजर आएगा ना, मैं उसको बाहर निकाल दूँगा। ब्रेक में हमारे पास बचे 15 मिनट। 15 मिनट में कम से कम 2 या 3 सवाल हमने करने। प्रॉब्लम्स बताओ जिनमें है। आबिस आगे आओ, फटाफट आगे आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मुस्तफा आगे आओ। आए मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। आप लोग प्रॉब्लम्स इसमें और कोई ऐड कराना चाह रहे हैं या मैं शुरू करूँ? इसका मतलब है आप लोगों ने, देखो मेरी बात सुनो, मेजॉरिटी जो काम नहीं कर रही है, क्वेश्चन 13 ओके, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं मैं सिर्फ उनको कुछ कहने नहीं वाला हूँ। बाय द एंड ऑफ द मंथ जब चेकिंग करेंगे तो उनके रजिस्टर में मैं सिर्फ
इनकम्प्लीट लिख दूंगा, ठीक है। और फिर आपके जो रजिस्टर के मार्क्स जो एंटर होते हैं उसमें कम होंगे, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी हार्श ऑन कि क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं हो रहा कंप्लीट। भाई ये ग्रेड 11 है, इसमें बहुत ज़्यादा ना इतना टाइम नहीं है कि एक एक बच्चे को हम यूँ पॉइंट आउट करें कि वो काम क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज इट्स ग्रेड 11, यू शुड बी मैच्योर इनफ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई काम करना है। जब पोस्ट हुआ है आसान, कहाँ है तुम्हारी कॉपी? क्वेश्चन 22 और आगे बताएं। 16 भी है, ओके। 22 से पहले 16 भी ऐड कर लेते हैं। मुस्तफ़ा, मैंने काम पोस्ट किया था और ये बता के पोस्ट किया था आप लोगों को कि जो प्रॉब्लम होगी वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे। पास पेपर की बुक को एज एड यूज करो कि तुम्हें हर पेज प्रिंट नहीं करना पड़ा। प्रिंटेड बुक, एक मिनट आले इमरान, एक मिनट। प्रिंटेड बुक आप इसलिए यूज करेंगे, जो प्रिंटेड डायग्राम है ना उस पर आप डूडलिंग कर सकें, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकें, फिर जो आप काम कर रहे हो ना उसको अपने फेयर कॉपी या रजिस्टर पे उतार लो। मसला पता है कि कुछ जगहों पे तुम्हें जो प्रिंटेड बुक है ना उसमें स्पेस मिल जाएगी काम करने की, हर जगह पे तुम्हें एम्पल स्पेस नहीं मिलेगी, तो फिर तुम्हें वो तो वैसे भी रजिस्टर में करना ही पड़ेगा। ये मैंने पहले दिन कहा था कि चेकिंग के लिए कॉपी बनानी पड़ेगी। मैंने पहले दिन बोला आप पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अलग अलग कॉपीज बनाएं। बुक क्यों यार, तुम एक मिनट रुक, तुम क्या बच्चे हो क्या? एक मिनट चुप, तुम ग्रेड 11 में हो। मैं तुम्हें समझाया पहले दिन कि जो मैंने तुम्हें ई बुक क्यों प्रोवाइड की है? एक मिनट, मैंने क्यों प्रोवाइड किए? जो तुम कह रहे हो वही करने के लिए प्रोवाइड किया ना। अब मैं अगर बुक का और रजिस्टर का कुछ कह रहा हूँ तो किसी वजह से कह रहा हूँ ना। बात समझ में आ रही है? तुम्हें बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, ले लिया आपने, ठीक है कर लो। फेयर कहीं तो चेक कराओगे ना काम, नहीं इस तरह नहीं हो सकता ना। बुक में कैसी चेकिंग होगी यार? भाई आप लोग अपना पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग रजिस्टर्स बनाएं, उसमें काम करें, और जो भी काम आप फेयर कर रहे हो वो जाहिर सी बात है चेकिंग में तो आएगा ना कि कितना आप कर रहे हो कितना नहीं कर रहे बाय द एंड ऑफ द मंथ। मैंने ये भी कहा था कि मैं रैंडमली किसी दिन एक दिन चेक करूंगा आके आपकी कॉपीज, ठीक है। बुक आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए रखो कि प्रिंटेड क्या होता है। साइकोलॉजिकली आपके पास एक प्रिंटेड पेपर होता है, उसमें काम करने में ना आपके रिटेन हो जाता है कुछ दिमाग में। हर चीज़ आप सॉफ्ट के ऊपर डूडल करके नहीं कर सकते भाई। ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है ना, आपको बता रहा हूँ तो कुछ फॉलो करो ना अगर कुछ बताया जा रहा है आपको तो। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, भले वो स्कूल के मोनोग्राम वाली हो या आपके पास कोई भी हो। एक राइटिंग के लिए 600 पेजेस वाला या तो एक रजिस्टर ले लो। एक मिनट, 600 पेजेस वाला या तो एक रजिस्टर ले लो जिसमें सारा पेपर 1 पेपर 2 एक ही जगह रहेगा, या फिर अगर स्कूल की कॉपीज़ हैं तो पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग बना लो। अजहान ये कह रहा था कि सर मैं अलग अलग बनाने से बेहतर है मैं एक कॉपी में काम कर लेता हूँ, मैं ऊपर लिख दूंगा पेपर 1 का काम है या पेपर 2। आप ऐसे करना चाहते हो ऐसा कर लो, लेकिन कॉपी में काम आपको करना पड़ेगा। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। अब नहीं किया तो अब क्या करें हम? जिसने करना होगा वो फेयर कर लेगा। जिसने काम करना होगा वो फेयर कर लेगा, जिसने नहीं करना होगा यार अब उसको मैं पुश तो नहीं कर सकता ना कि भाई करो करो करो। मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर, ठीक है जी। मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे तुम्हें बेहतर लगे करो, लेकिन एक प्रिंटेड बुक का जो काम होता है ना वो बेहतर होता है रादर देन जस्ट फॉलोइंग ऑन द सॉफ्ट। अब जैसे तुम्हें बेहतर लगे तुम फॉलो कर लो, इस चीज़ पे हम दोबारा बात नहीं करेंगे। चेकिंग के लिए जिसके रजिस्टर्स आ जाएंगे वो कंप्लीट है, जिसके नहीं आएंगे वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 के आगे बढ़े।
और बताओ 22 के आगे 28 और that's it. बताओ अटेम्प्ट किया है तुमने? बस ऐसी एवं ही बिला वजह। यार लेकिन देखो एक अटेम्प्ट तो होती है ना, मेंसुरेशन की बेसिक्स तो है ना। चलो मैं देख लेता हूँ, मैं 25 देख लेता हूँ। मैं 25 के ऊपर चला गया हूँ, ठीक है 25 पे लिखो। और कोई ऐड कराने तो बता दो। मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करें, ठीक है। चलो लेट्स गो। सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा, क्वेश्चन 7 में ना एक इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 7 में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कहता है, तुम लोग को नज़र आ रहे हैं ना बेटा, ये ज़रा बोर्ड इरेज कर दो। क्या नाम है तुम्हारा? आयान, बोर्ड इरेज कर दो। एक सेकंड दे दो मुझे। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ना वो ये है कि डायग्राम में वो आपसे कह रहा क्या है, डायग्राम में कहता है सेकंड लाइन, द स्फीयर टचेस ऑल 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। इसका क्या मतलब है, कौन समझाएगा? वो कहते हैं कि स्फीयर टचेस ऑल 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मतलब ये कि अगर मैं इसको 3D में देखता हूं और 3D में ये समझ लो कि इसका जो टॉप फेस है वो बिल्कुल सरफेस के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। लाइक ये जो हॉरिजॉन्टल है, बॉल का जो कर्व्ड सरफेस है वो ऊपर इसके साथ टच हो रहा है, टॉप के साथ। तो जब टॉप के साथ टच हो रहा है, अब आपने देखा होगा टेनिस बॉल जो होती है उसकी थोड़ी सी थिकनेस होती है मटेरियल की। हम कह लेते हैं कि ये मेटल शीट से बना हुआ है, और मेटल शीट की जो थिकनेस है कह लो कि निग्लेजिबल है। तो वो जो कर्व्ड सरफेस है और वो जो टॉप है वो उसके साथ बिल्कुल अटैच हुआ हुआ है, और वो बिल्कुल टॉप से लेके नीचे बॉटम तक एज जो है वो टच हो रही है। तो जब वो टच हो रही है तो ये मेरे पास जो है ना ये बन जाएगा 2r। बताओ बनेगा कि नहीं? कैसे? क्योंकि मुझे पता है स्फीयर का रेडियस r है, r और r मिला के टोटल कितना हो जाएगा, और जितना 2r है वही मेरी एज ऑफ द क्यूब बन जाएगी, जिसको हम लेंथ ऑफ द क्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है। अब उसने इसके ही नीचे लाइन में बोला कि भाई ये चीज हो गई। आगे कहता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 343। सो क्यूब का वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। क्या बताया था मैंने? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, जो कि एल क्यूब हो जाता है और इक्वल्स टू 343 हो जाता है। अब एक काम और करेंगे, बिकॉज वी नो कि एल जो है वो 2r के बराबर है। जहां पे लेंथ लिखा हुआ है इधर मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा 2r और इस पे होल थिंग क्यूब लगा दूंगा। यू कैन नाउ सॉल्व दिस वेरी इजीली। क्या कर सकते हो कि पहले या तो क्यूब रूट को, यानी क्यूब को पहले या तो क्यूब रूट करा दो, या तुम्हारी मर्जी है कि 3 पे और r पे पहले क्यूब लगा दो और फिर सॉल्व कर लो। तो आपको जैसे बेहतर लगे आप क्या करें, मैंने इसको कर दिया उधर क्यूब रूट, ये मेरे पास बन गया 343 जो भी वैल्यू बनती है, और फिर फाइनली मैं इसको क्या करूँगा 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या बनता है मेरे पास, लेट्स सी। हम लोग लिखते हैं 343 टू द पावर ऑफ 1/3 का मतलब होता है, तो कितना बना 7। कितना आ गया ये 7 आ गया, और 7 को मैं क्या करूंगा डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। तो r की वैल्यू कितनी बन रही है मेरे पास, एग्जैक्ट 3.5 आ रही है। ओके, जब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रेडियस आ जाएगी कि 3.5 है ना, ठीक है। आपसे उसने पूछा है कि यार वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ। अब स्फीयर का हमने बहुत दफ़ा बात की, ये लिख के भी देता है ऊपर। स्फीयर का क्या फॉर्मूला लिख के दिया है उसने, 4/3 पाई r क्यूब। यार तुम्हारा हाथ पहुँचते ना यार, ज़रा उसको इरेज करो ना यार, ये उठाओ, ये ऊपर से इरेज करो सारा।
शाबाश, जल्दी से। तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई, जो रेडियस की वैल्यू है वो लगा रहा हूँ मैं 3.5 n क्यूब। अब बस कैलकुलेटर चलाओ और 3 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे आंसर बताओ क्या है। देख सही है तो आसान था। किसने पूछा था ये वाला क्वेश्चन? तूने पूछा था, समझ में आया? एक बार और बता देते हैं। 2 फॉर्मूले यूज़ किए हैं, क्यूब का फॉर्मूला L क्यूब और स्फेयर का फॉर्मूला 4/3। दो ये वाला देखो यहाँ दिया हुआ था, क्यूब का गिवन नहीं था तो क्यूब का हमने खुद लिख लिया था कि क्यूब का वॉल्यूम है L क्यूब, और वॉल्यूम का जो वॉल्यूम आपको बताया हुआ था 3/4। ठीक है, तो हमने कहा यार फिर लेंथ क्या होगी। हमने पहले इसको क्यूब रूट किया, लेंथ हमारे पास आ गई 7। अब मैंने कहा अगर ये पूरी 7 है, उसने सवाल में ये वाली जो लाइन बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है? ये बताता है इसलिए कि जो स्फेयर है ना वो क्यूब के अंदर कंप्लीटली ऐसे फिट हो रहा है कि बिल्कुल जैम हुआ हुआ है, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला उसके साथ टच कर रहा है। तो अब आप समझ लो कि ऊपर से नीचे तक अगर वो टच कर रहा है, सही है। और मैंने कहा कि क्यूब की जो लेंथ है वो 7 है, तो फिर जो आपका जो स्फेयर है उसका डायमीटर भी 7 हो जाता है। 7 को आधा कर दो, कितना हो गया? 3.5, 3.5, वो हमारा रेडियस बन जाएगा। एंड दैट इज ऑल वी नीड फॉर वॉल्यूम। ओके, यहाँ तक साथ आ गए? 7 कैसे आया? 7 के लिए उसने क्वेश्चन में बोला, ये देखो, ये बोला जी, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। ठीक है, 179.59। अब देखो द रीज़न इज कि मैंने आप लोगों को बुक क्यों बोला है। अभी देखो अगर तुम्हारे पास बुक हो, तुम्हारे पास बुक नहीं है ना आयब, अगर देखो तुम्हारे पास बुक हो या उसका कुछ भी प्रिंटेड वर्जन हो तो एटलीस्ट फॉलो करने में, काम करने में थोड़ी बहुत तो आसानी हो जाएगी। तो वो इसलिए है सिर्फ बुक, ठीक है। बाकी आप काम अपने रजिस्टर में करो सब लोग, ताकि प्रैक्टिस हो, ठीक है। दूसरे वाला बना लो, उस पर हेडिंग वेडिंग डाल दो, कवर चढ़ा दो यार, ठीक है। तो यार ये हो गया 343 इक्वल्स L क्यूब। तो L की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाली क्यूब रूट करके। क्यूब रूट आता है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, जब क्यूब ट्रांसफर होता है तो पावर हो जाती है 1/3। ये पता है तुम लोगों को बुरहानुद्दीन, जब क्यूब शिफ्ट होता है यहाँ से दूसरी तरफ तो पावर, इन टर्म्स ऑफ पावर बात करें तो क्या पावर बनती है 343 की? 1/3 बनती है। ये बात सबको समझ में आती है? काशान, अल इमरान, अबिस, मुस्तफ़ा, इसको मुस्तफ़ा को बुलाओ। हाँ, रेसिप्रोकल हो जाती है, वेरी गुड, ठीक है ना। ये बात आप लोग समझते हैं ना? ठीक है, मुझे बताओ वॉल्यूम का आंसर क्या आ रहा है? 179.59। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ कर लो आप लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। पहले बताओ क्या आ रहा है? 179.5943 है। तो हम चलो अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करोगे तो 1 इसको कैरी करेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 180, और 180 बनेगा तो 0.00 हो जाएगा। तो आप सिर्फ 180 लिख देना इधर, ठीक है। पेपर में अगर आप इसको 179.6 भी लिखना चाहोगे तो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? देखो 3 मार्क हमारे सही हो गए। हाँ हाँ भाई, तुम यूँ सोचो तुम्हारे पास एक टेनिस बॉल है ना, उसके ऊपर एक सरफेस ऐसे रखा हुआ है और नीचे डब्बे में हमने बंद करी हुई। तो तुमने देखा जो महंगी वाली बॉलें होती हैं, कुछ अलग से बॉक्सेस में भी आती हैं, कुछ एक ऐसे प्लास्टिक के उसमें भी आती है ना, और स्टैक हुई भी होती हैं। समझो एक बॉल है, जैसे रूबिक क्यूब आता है ना, रूबिक क्यूब का डब्बा होता है ना, उस डब्बे के अंदर हमने बॉल रखी हुई है और डब्बा टेनिस बॉल के ऊपर भी टच हो रहा है, नीचे भी टच हो रहा है, बिल्कुल मतलब टच हो रहा है ऊपर से भी और नीचे से भी। तो अब जस्ट इमेजिन अ सरफेस लाइक दिस, और हम ये कह रहे हैं कि ये इस तरह की बॉल है, और जो सरफेस है ना मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं हम। ये सरफेस ऐसे ऊपर भी टच हो रहा है, देख रहे हो, और ये सरफेस ऐसे नीचे भी टच हो रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात तुम कहोगे ये तो सही समझ में आ रहा है, तो क्या मसला क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है, वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये जो बॉल है ना, बॉल का ऊपर वाला सरफेस ना उसके साथ टच हो रहा है, ये टच हो रहा है इधर, और ये इधर टच हो रहा है। तो अगर वो कह रहा है ऐसा है और ये पूरे क्यूब की ये लेंथ है, तो क्यूब की जो लेंथ है वो तो हम निकाल चुके ना, ये 7 है तो ये भी तो 7 होगी ना।
तो ये क्या हो गया, ये स्फेयर का आपका डायमीटर बन गया, यानी कि डायमीटर इक्वल 7 निकाल दिया हमने। अब डायमीटर कितना होता है, 2r होता है, तो r कितना होगा, 3.5 होगा, समझे। जैसे ही r की वैल्यू हमारे पास 3.5 आ जाएगी तो ये ठीक है। हम लोग इसके पार्ट बी से कंटिन्यू करते हैं, आगे फॉर्मूला लगा के सॉल्व। चलो, तो हम लोगों ने रिज्यूम किया है, वी वर डूइंग पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी कर रहे हैं। बेटा अपनी जगह पे बैठो। सो 7b के अंदर कहता है सॉलिड ए मैथमेटिकली सिमिलर टू सॉलिड बी, द वॉल्यूम of solid A is 540 and its height is 15. So what I can say कि यार we have not been given the shape of the solid, we have not been given the shape of the solid. What we are doing is कि just imagine that we have another shape which is slightly bigger than this. Why? Because the question is saying so कि the volume of the first one, अब मैं इसको figure number 1 कह लेता हूँ, right? So the volume is 540 and the volume of the second is 1280. इसकी height इसने बताई है 15 और height of the second is unknown. क्या हमें दूसरे वाले की height पता है? तो उसको हम h सपोज कर लेते हैं। अब मैं इधर करके आ रहा हूं, सुनो दोबारा, ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ हम लोगों ने भाई कितना टाइम लगेगा तुम लोगों को खामोश होने में? हम लोगों ने सिमिलर फिगर्स जो होती हैं जिनको हम ज्योमेट्रिकली या मैथमेटिकली सिमिलर कहते हैं, वो जो सिमिलर फिगर होती है ना, उसमें हमने 3 फॉर्मूले यूज़ किए हैं, एक लेंथ का, एक एरिया, एक वॉल्यूम, चौथा भी एक और फॉर्मूला होता है, वो मैंने अभी यूज़ नहीं करवाया। जब हम पास पेपर कर रहे होंगे वहाँ पे तुम देखना कहीं कहीं पे आएगा मास 1 या मैस 1 अपॉन मैस 2, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2। वो अभी नहीं कर रहे, वो बाद में बात करेंगे। बुरहानुद्दीन क्या मसला है? बातों की आवाज़ क्यों आ रही है? फाइव 1280। मैंने कहा यार वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे फॉर मैथमेटिकली सिमिलर, ठीक है, हमने उस दिन बात की थी, लिख लेते हैं। सो इसको हम फिगर नंबर 2 कह रहे हैं, इसको फिगर नंबर 1। सो द वॉल्यूम फॉर्मूला वाज v1 अपॉन v2 एंड हाइट 1 अपॉन हाइट नंबर 2। इसके ऊपर क्यूब लगाना ज़रूरी है, बताओ क्यों? वॉल्यूम का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, इसलिए हाइट को क्यूब हम अपनी मर्जी से करेंगे क्योंकि वो हाइट सेंटीमीटर में होगी। सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस एज अ फॉर्मूला। और तुम लोगों को मैंने बार बार बताया एल्गोरिथम क्या है कि यार 4 चीज़ें, 3 तुम्हें है ना गिवन होंगी, एक तुमसे पूछ रहा होगा। भाई इस टेक्निक को मास्टर कर लो। कोई भी फॉर्मूला होगा ना उसमें तुम्हें क्या होगा, 5 है तो 4 बताएगा, 4 है तो 3 बता देगा। तो अब क्या क्या पता है हम लोगों को? वी नो के v1 की वैल्यू कितनी दी है, 540, v2 की वैल्यू उसने बताई है 1280, h1 इसने हमें बता दिया है 15 और h2 तो हम फाइंड करने की कोशिश करें ना, तो ये डेटा इस फॉर्मूले के लिए। सो दिस इज द डेटा फॉर द फॉर्मूला। नाउ व्हाट विल आई डू, आई जस्ट प्लग इट इन और देखते हैं क्या बन रहा है। v1 की जगह 540, v2 की जगह 1280, हाइट नंबर 1 इज़ 15, हाइट 2 हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यूब। अब इस क्यूब का मैंने बताया था क्या करना है, दोनों साइडों पे क्यूब रूट भी कर सकते हो, या इसको अगर शिफ्ट करोगे तो इसके ऊपर पावर 1/3 कर दो, यानी कि इसको शिफ्ट कर दो तो इस पे क्यूब रूट बन जाएगा। आंसर क्या निकलेगा, 3/4, 15/h2। नाउ वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आता है आप लोगों को, और इसकी वजह से इसका आंसर 20 बन जाएगा।
ठीक है, एक दफ़ा करके देख लो कैलकुलेटर पे, समझ में आ रहा है कि नहीं। आसान कैलकुलेटर और बुक निकालो बेटा, कुछ लिखो रजिस्टर पे कुछ लिखो ताकि दिमाग में घुसे बात। जी क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, ठीक है। 4 टाइम्स 15 कितना बनेगा 60, 60 डिवाइड बाई 3 इज 20, ठीक है। करके देख लो एक दफ़ा, क्योंकि H2 निकालना है तो हम इसको क्रॉस करेंगे तो 4 चला जाएगा 15 के पास, 3 आ जाएगा नीचे, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो आपको जैसे सही लगे, ये क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, ओके। 20 इज द आंसर। आगे चलते हैं पार्ट सी पे। तो ना मैं ज़रा कोशिश करोगे बातें नहीं करो, जल्दी जल्दी साथ रहो ताकि रिपीट ना करना पड़े, तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे इस तरह। क्या हो, कहाँ पे हो? जल्दी जल्दी कर लो। वैसे मैं तुम लोगों को ये PDF भी शेयर कर दूंगा, आज हम रिकॉर्डिंग करें तो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। तो कुछ अगर ऐसे लगे नोट में PDF में नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो खोलो, उसको आगे पीछे करके देखो, कुछ शायद समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से शायद बेहतर होगा, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन ये बेहतर होगा कि तुम कोड डाल के जैसे किसी भी रैंडम वीडियो को सर्च करोगे, वो बंदा अलग तरीके से समझाएगा, तो उसमें सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑल्दो हमेशा अच्छा होता है कि आप 1 से 2 एक्सप्लेनेशन देखो ताकि दूसरे का एंगल भी समझ आए आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, पार्ट सी पे देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। काशान में आगे जा रहा हूं, पार्ट सी। अच्छा, नाउ बी वेरी अटेंटिव। ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में, जी हाँ, एग्जाम में ये वाली एग्जाम्पल को रेपिटेटिवली देता है। ये कैसे देता है? कोन के साथ जो है ना सिलेंडर अटैच कर देगा, पिरामिड के साथ क्यूबॉइड अटैच कर देगा, और अगर पिरामिड स्क्वायर बेस का है तो नीचे क्यूब अटैच कर देगा। तो इस तरह के तुम्हें बहुत दफ़ा सॉलिड्स देखने को मिलेंगे जिसमें एक ट्राइंगुलर फिगर होगा और एक आसान सा क्यूबॉइड हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, या कुछ भी इस तरह के कि दो चीज़ों को मिला के। तो जब भी इस तरह का कॉम्पोजिट फिगर आएगा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत दफ़ा रिपीट होता है। सबसे पहले क्या करोगे, देखो इसने बताया हुआ है, आपको करने की भी जरूरत नहीं है। क्या बता रहा है ये? हम लोग इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया। बेटा इसको हम क्या कहते हैं? TSA, टोटल सरफेस एरिया। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और इसका जो क्वेश्चन होता है यूजुअली 5 या 6 मार्क का होता है। तो देखो इसको भी तुम देखो, ये कितने मार्क्स का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बेटा ये आ गया 7 का B। तो आज का हमारा पहला ही C, 7 का C पार्ट है। The curved area of the cone is given to you and all of the information is also given. इसको हम कहते हैं लेंथ यानी स्लांट हाइट, इसको हम कहते हैं रेडियस। The formula is pi r l. So what do we do? R की जगह पे मैं लगाऊंगा 6.3 और स्लांट हाइट की जगह पे मैं लगाऊंगा 8.7। बेटा इससे क्या पता लग रहा है मुझे? कर्व्ड एरिया ऑफ कोन। ये किसका फॉर्मूला लगाया मैंने? कोन। तो मैं कंप्यूट कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ में कंप्यूट करो। कोई भी आंसर फाइनल करने से पहले, फाइनल आंसर से पहले कोई भी हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। सारे आंसर्स को क्या रखेंगे? 4 डेसिमल प्लेस पे रखेंगे, क्योंकि हम फाइनली फिर उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे। तो लेट्स डू इट। पाई को मल्टीप्लाई कर दो r से यानी रेडियस से, 6.3 मल्टीप्लाइड बाई 8.7, ये बनता है 172 1906। 6 के ऊपर कोई राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि 6 के आगे 9 लिखा है, 8 लिखा है या इसको 1 कैरी कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। बस जैसा भी है ना 4 डेसिमल प्लेस तक ले आओ बस, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ भी राउंड ऑफ नहीं करना है हमें, हम सिर्फ फाइनल आंसर को जो है ना राउंड ऑफ करेंगे, उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि तुम्हें पता है वैसे भी चेकिंग के अंदर आजकल जो है ना बहुत मसले हो रहे हैं। तो इट्स बेटर कि जो A1 मार्क है ना वो लूज़ ना करो, क्योंकि A1 मिलता है एक्यूरेसी के ऊपर। जो आप फाइनल आंसर सही लिखते हैं ना मार्किंग स्कीम के हिसाब से, अगर वो नहीं होगा तो वो उस पर A1 डिडक्ट करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अभी कल परसों एक बच्चे की A-levels की पियर्सन एंड एक्सेल की स्क्रिप्ट देख रहा था, तो उस बच्चे का सिर्फ B इस वजह से आया हुआ था, बहुत हाई B था, मतलब वेरी नियर टू A। उसका B सिर्फ इस वजह से आया हुआ था कि उसका कोई 7 या 8 जगहों पे A1 मार्क कटा हुआ था राउंडिंग ऑफ का। अब ये फ्री के नंबर डिडक्ट हो रहे हैं ना यार, A से B हो रहा है उसका। देख रहे हो तुम कितना इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ऐसे फजूल के मार्क्स हम लूज़ ना करें, ठीक है। तो कोन के लिए अभी हमने क्या किया, ये जो कोन तुम लोग देख रहे हो जो बर्थडे कैप की तरह है,
ये मैंने इसका सिर्फ कर्व्ड एरिया निकाला है, यानी कि इसका ऊपर का जैसे ये जो गत्ते का जैसे होता है ना बर्थडे कैप की तरह, उसका हमने एरिया निकाल लिया कि कितना है ये। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें। अब नीचे आ रहा है तुम्हारे पास, इसके साथ साथ नीचे क्या आ रहा है, सिलेंडर आ रहा है। सिलेंडर की वर्किंग चलो इधर कर देता हूँ, उधर जगह नहीं है। सिलेंडर में यार मैंने पहले भी बताया बहुत आसान होता है कि आपका जो ऊपर की जो फेस है ना, यानी ये वाली चीज़, वो एक रिंग की तरह है ना। एक मिनट मैं इसको दोबारा करता हूँ, वो ऊपर रिंग की तरह है। तो उसको मैं एक मिनट सेलेक्ट करता हूँ, चलो कोई बात नहीं यार, ये ऐसे आ गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको ये चाहिए हमें, सिर्फ ये वाली चीज़ बन गया ना सिलेंडर। अब हम कह रहे हैं कि जो ऊपर इसके जो है वो होती है सरकमफ्रेंस। क्या होती है? ये सरकमफ्रेंस है ना। इस सरकमफ्रेंस की अगर मुझे लेंथ निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस की लेंथ के बारे में कह रहा हूँ, एरिया नहीं कह रहा मैं। और लेंथ में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सिलेंडर का कर्व्ड एरिया, जो अंदर से हॉलो हो, खाली हो। तो मुझे खाली रखने के लिए फेस को बीच में से खाली रखना है। 2 पाई आर को सिर्फ ये वाली जो हाइट है ना मेरी, इसके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेटा क्या बनेगा हमारे पास? ये कर्व्ड एरिया बन जाएगा किसका? सिलेंडर का। यानी कैसा कि बीच में से खाली होगा, लेकिन ये सिर्फ इस तरह का, ये समझो एक पाइप टाइप चीज़ बन जाएगी जिसमें अंदर से आप देख सकते हो खाली है। क्योंकि हम सरफेसेस पे काम कर रहे हैं ना। पहले ऊपर निकाला बर्थडे कैप की तरह, जो फिर नीचे का ग्लास जैसा निकाला। ठीक है, तो ये क्या कितना निकलेगा? 2 पाई। रेडियस की जगह मैंने दोबारा 6.3। और हाइट हमें पता नहीं है, लेकिन हाइट के लिए इसने एक चीज़ बताई हुई है, ये देखो। ये कह रहा है कोन जो है ना, कोन और सिलेंडर जो है, कोन की हाइट डिवाइडेड बाय सिलेंडर की हाइट का रेशियो कितना बताया हुआ है बेटा? 2:3 का मतलब 2/3। अब आपको तो कोन की भी हाइट नहीं पता। कोन की हाइट निकालने के लिए मैं क्या करता हूं? पाइथागोरस या पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं। यार मुस्तफ़ा प्लीज़ फॉलो कर लो, देखो फिर तुम्हें ना नहीं समझ में आएगा, ये स्टैक होती रहेंगी प्रॉब्लम्स। इसलिए मैं कहता हूँ आगे बैठा करो, क्योंकि नज़र नहीं आते ना, तुम अपने कामों में लग जाते हो। तो मैंने, अच्छा मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे? मैं इधर नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो, इधर कर रहा हूँ। ठीक है, इधर कर रहा हूँ। तो आई विल से हाइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 8.7 का स्क्वायर। आप लोग समझ रहे हो ना कौन सा वाला राइट एंगल बना रहा हूँ मैं? ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको इधर रख लेते हैं। वो कोन का जो मेरे पास ऐसे राइट एंगल बन रहा है ना, ये वाली चीज़ हमारे पास है 6.3, ये है 8.7, और इसको मैंने बोला है हाइट। तो इस हिसाब से हाइट कितनी निकल रही है? 6 निकल जाती है अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो। और फिर चूंकि आपको पता है कि रेशो आपका 2/3 है, क्या बात करी थी हमने? रेशो कितना है आपका? तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर आपने, हाइट ऑफ जो कोन निकाली है, उसको कोन की जगह पे अगर मैं रखूं और सिलेंडर की हाइट नीचे 2/3, ठीक है। अब इस हाइट से इसको कंफ्यूज नहीं करना, इसको चलो तुम कोई और नाम देना चाहो तो भले कोई और नाम दे दो और उसको x दे दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके सिलेंडर की हाइट है वो कितनी आ गई? 9। बताओ अब हो गया? इसमें सिर्फ एक चीज़ लगानी है कि यहाँ मैं 9 रखूँगा और मेरा कर्व्ड एरिया ये पूरा निकल आएगा। आएगा कि नहीं? मैंने अभी तक ना 2 कैलकुलेशंस करी हैं, मैं समझा देता हूँ। हमारे पास जो सिलेंडर बना है ना, उसके ऊपर एक कोन लगी हुई है, उसकी मैंने पहले हाइट निकाली। कैसे निकाली? इसको h बोला, इसको 8.7 और दिस इज 6.3। यहाँ से हाइट आ गई 6, यहाँ से हाइट आ गई 6। अब मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए। सिलेंडर की हाइट को अज्यूम कर लो कि x है आपके पास। उसने कहा h/x का जो रेशियो है ना वो 2/3 है, ठीक है। और h की हाइट तो अभी इसमें ये रख दो। मैं क्या करूँगा? अगर 6 रखूँगा अपॉन x 2/3, सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? काशान, हसान, तुम कुछ लिख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो आलिम? ठीक है, गुड। अच्छा मुस्तफ़ा,
अबे साथ में हो? आई डोंट थिंक सो यार। कोई बात नहीं, चलो नहीं सुननी ना बात, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? क्या बोलूँगा? अच्छा अब ये देखो 9 आ गया आपके पास। 9 जो है हमने इसकी हाइट निकाली है, ओके? यहाँ पे वापस चलते हैं, देखते हैं 9 किसकी हाइट है बेटा। 9 सिलेंडर की हाइट है, ठीक है? उससे हमने निकाला कर्व्ड एरिया। वैल्यू हमने कंप्यूट नहीं किया, वैल्यू कंप्यूट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे कंप्यूटेशन करके रखी हुई है, इसको हम कंप्यूट कर लेते हैं कि वैल्यू बन क्या रही है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 6.3 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना बना? 3562566। ओके, ये आ गया आपके पास। ये हमारे पास देखो मैंने ये अंडरलाइन भी किया है कि ये जो निकाला है हमने, ये कर्व्ड एरिया आ रहा है। यहां पे हमने कर्व्ड एरिया कोन का, लास्ट चीज क्या है बताओ? कंटेनर बनाने के लिए मैंने कहा ठीक है अब ये देखते जाओ, कोन बना ली हमने, कोन का हमारे पास जो सरफेस एरिया बन रहा था वो निकाल लिया। इसमें ऐड कर दिया हमने क्या, एक और सिलेंडर ऐड कर लेते हैं, ठीक है? इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो क्या होगी मुझे बताओ? सिलेंडर का भी कर्व्ड एरिया हो गया। इसमें एक चीज़ और ऐड हो रही है, कंटेनर बंद करने के लिए नीचे एक वो भी तो लगाना पड़ेगा ना, सर्कल, 2D सर्कल। तो 2D सर्कल आप इस तरह से नीचे अटैच करोगे। ये मैं ऐसे 3D में बना रहा हूँ, ठीक है? आपको पता है कि ये रेडियस वही है 6.3, क्योंकि पूरे उसमें 6.3 चल रहा है, ओके? अब ये लास्ट वाले के लिए कंप्यूट कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है? पहले जो हमने निकाले में वो सामने रख लेते हैं। कर्व्ड एरिया जो तुम लोगों ने कंप्यूट करवाया था 172/1906, एक मिनट, 172.1906। सिलेंडर का जो हमने निकाला था वो हमने निकाला है 356.2566। इस पूरे को मैं ऐड करूंगा तो मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसकी मुझे वैल्यू बताओ ताकि हम इसको राउंड ऑफ करें और देखें फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ठीक है? चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। ये आना चाहिए अब आप लोगों के पास, देखो सिर्फ टोटल करना है, ओके? ओके, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। भाई आंसर जो टोटल किया है, यार तुम्हारा नाम क्या है? सईद। सईद भाई ने 653 पॉइंट राउंड ऑफ करके मैं इसको लिख रहा हूं 653, और ये मेरा फाइनल आंसर है 653। हमने इन सब का टोटल किया बेटा जो निकाला हुआ था। कर्व्ड एरिया, दोबारा से कर्व्ड एरिया, और फिर बेस, ओके? ये हमारा कंटेनर जो हमने बनाना था वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है? सबको समझ में आ गया? उमर, ये साइड में जो बैठा उमर है ना, क्या नाम है तुम्हारा? उमर, समझ में आ रहा है? कहाँ तुम लिख रहे हो कुछ? रजिस्टर क्या है तुम्हारा? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो बड़ी मुश्किलों से एक क्वेश्चन तुम लोगों का कंप्लीट हुआ है 11। ये मैं तुम लोगों को नोट सेंड भी कर दूंगा और वीडियो भी आ जाएगी। तो कहने का मतलब पढ़ लो भाई। हसान भाई पढ़ने का मूड है जी? यार इसको ग्रुप पे ऐड करो। हसनैन, इसको ग्रुप पे ऐड करो। हसनैन, इसको ग्रुप पे ऐड कर दो। डाटा चला हुआ है, चला हुआ देखो, पता नहीं मुझे क्या। एक मिनट यार, हाँ हसनैन तुम्हें ब्लॉक किया हुआ है देखो। तो वही है, कनेक्ट हो जाएगा। पासवर्ड ले लो लेकिन कोई मसला नहीं, वही है, वही वाला पासवर्ड। इसको ऐड करो।
अच्छा तुम्हारे अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन 8 का पार्ट भी बता दें। 11 पे आ जाओ भाई। 8 का पार्ट भी बता दें। 8 बता दूं, कौन सा वाला? 8 पार्ट बी। पार्ट डी? बी बी का कौन सा है? क्वेश्चन 8 का पार्ट बी। अच्छा बी है बस, ठीक है यार, ये हमने डिस्कस तो किया था। रियली? चलो भाई, अब्दुल्ला ने अच्छा सवाल पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बताया, किसी और को बताया हो। दोबारा से कर लेते हैं। चलो बेटा, एक क्वेश्चन ऐड हुआ है, 8, क्वेश्चन 8 का बी। दिस इज क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 बी। Question 8b, the diagram shows 2 sectors of the circles. बेटा ये question shows 2 sectors of the circle. अब आप इमेजिन कर लो कि ये एक सेक्टर है, मतलब एक सर्कल होगा जैसे ये वाला बना हुआ है, ठीक है। ये बात तो समझते हो ना कि एक सर्कल है उसका हो जाएगा, और एक शायद दूसरा बड़ा सर्कल है क्योंकि उसका रेडियस ज़्यादा है। तो देखो, देखने से भी लगता है कि हाँ यार, दिस इज अ चंक ऑफ अ बिगर सर्कल फॉर एग्जाम्पल, राइट। बात इंपॉर्टेंट क्या है? बात इंपॉर्टेंट ये है, इसने बोला कि दोनों चीज़ें जो है ना कनेक्टेड है। उसने कुछ बात बोली है नीचे, वो कहते हैं द एंगल ऑफ सेक्टर बी इज 20% स्मॉलर देन द सेक्टर ए। अब जो बी का एंगल है, बी के एंगल के बारे में वो कहता है कि इट इज, इसका मतलब इज इक्वल्स टू 20% स्मॉलर देन ए। अब अगर ए का एंगल मुझे x बताया हुआ है तो उसका स्मॉलर क्या होगा? इसके साथ अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या होता है? 1 का मतलब क्या होता है? 100%। और अगर ये वाली बात नहीं समझ में आती तो मैं समझाता हूं। अगर किसी चीज़ के कंपैरिजन में हम कोई चीज़ करते हैं ना रिलेटिवली, जैसे बोला ए के हिसाब से, तो ए को हम ओरिजिनल कंसिडर करेंगे 100%। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गौर से सुनना। अगर किसी चीज़ की परसेंटेज हमें इंक्रीज या डिक्रीज करनी हो तो उस चीज़ को हम ओरिजिनल को 100% अज्यूम करते हैं। बात समझ रहे हो कैसे? आपने बोला कि जो सेक्टर ए है उसका जो एंगल है, ठीक है, सेक्टर ए के एंगल और परसेंटेज ए का एंगल x है, उसको मैं मान लेता हूँ 100%। क्या मान रहे हैं हम? और यहां पे इस लाइन में क्या लिख के दिया है? सेक्टर B इज इक्वल्स टू स्मॉलर देन कितना? 20% स्मॉलर। तो अगर एक चीज 100% है उसका 20% कम करेंगे तो 80% बचेगा। तो हम कह रहे हैं जो नया वाला एंगल है वो कितना होगा? अब हमें तो पता नहीं है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये जो अननोन है ये कितना निकलेगा? 0.8x निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? और देखो, बात समझने में सही भी लगती है कि अगर ये 1x है यानी कि 100x क्या होता है? 100%, 100/100। तो ये वाला 80% है, 80/100, तो कितना बनेगा? 0.8। तो इस एंगल को आप लिख सकते हो 0.8x, और फिर रेडियस के साथ यही कर लो कि अगर इसका रेडियस y है, 20% अगर लॉन्गर होगा तो क्या होगा? 100 में 20% बढ़ाओ, कितना होता है? 120% विल बी 120 डिवाइडेड बाय 100, तो 1.2y। ओके, अब वो क्या कह रहा है सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आयान, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर बी। अब याद करो, पहले दिन मैंने बताया था इस तरह का एक क्वेश्चन था, एज अ के बाद जो आता है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये मैंने बताया था क्लास में, एज अ के बाद जो आता है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? एरिया ऑफ सेक्टर बी एज अ परसेंटेज ऑफ ए। एरिया का फॉर्मूला आता है आपको, आप एरिया का फॉर्मूला इसके लिए लगाओ, क्या होगा? x/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई वाई स्क्वेयर। ये किसका एरिया हो गया? ए का। बी का एरिया निकाल लेते हैं, क्या होगा? 0.8x डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई 1.2 का स्क्वायर। अब इसने बोला ये जो b का है ना, b का, और ये जो a का आपने निकाला है, आपने एक्सप्रेस करना है b को एज अ परसेंटेज ऑफ a। तो मैं क्या करूंगा? b का जितना भी एक्सप्रेशन है उसको डिवाइडेड बाय a करूंगा, इंटू 100 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, और वो उसको यहां पे लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है।
बेटा ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसको उठाओ, बी को उठाओ, बी को एक्सप्रेस करना है ना, इसको उठाया एज इट इज, देखो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही उठा लिया। इसको रखना है न्यूमरेटर में, किसमें, इसको पूरे को उठाओ जैसा तैसा लिखा हुआ है, इसको रखो डिनोमिनेटर में, इसको हम ऐसे ही ले जाके लिख देंगे डिनोमिनेटर। फिर मैं क्या करूंगा, इसके साथ लगाऊंगा 100, ठीक है। अब क्या करूंगा बताओ, इसको थोड़ा सा साइड में कर दो, कोई बात नहीं यार, बुरहान चल करो यार, मैं बताता हूँ। बुरहान इधर देखो, मैंने दोनों का जो एरिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई निकाल दिया। सिर्फ एक काम ये किया कि एक एंगल था पुराने वाले का x, नए वाले का 0.8x, पुराने वाले का रेडियस y, नए वाले का 1.2y। कैसे, उसने बोला एंगल को 20% कम कर दो और रेडियस को 20% बढ़ा दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 360 कैंसिल, x कैंसिल, पाई कैंसिल, y स्क्वायर को भी काट दो। फाइनली बचेगा क्या आपके पास, 1.2 का स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, स्क्वायर अप्लाई करेंगे ना दोनों चीज़ों में। नीचे सिर्फ आपके पास बचा हुआ है 1, मल्टीप्लाई में क्या है, तो यार ये डायरेक्ट लिखो ना क्या बन रहा है, इजी है, ठीक है। ये अब्दुल्ला ने पूछा था। आगे चलते हैं, हमारे पास 5 मिनट है। सवाल बताओ। इसमें से अगर तुम लोगों को कुछ पूछना है तो बताओ, हम लोगों ने सारी बात करी है। ये क्या समझ में क्या नहीं आ रहा बताओ। कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, अटेम्प्ट कर रहे हो तो कर लो बस, कॉपी करके क्या करोगे यार। ये मैं तुम लोगों को नोट भेज दूंगा, ठीक है, आप घर दोबारा भी। मैं क्वेश्चन नंबर 12B पे जा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं ताकि एटलीस्ट 3 सवाल तो हो जाएं। PDF भी भेज दूंगा और ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। 11 पे आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन 11, ओके, आंसर चेक करो क्या दिया हुआ है, होपफुली सही होगा यार। अच्छा 11 जो है ना, 11 ना मैं तुम लोगों को पूरा सॉल्व नहीं करा रहा, ठीक है। अब जरा ना बोर्ड पे देखो, मैं तुम लोगों को सिर्फ बताता जा रहा हूँ और आई गिव यू 5 मिनट्स टू सॉल्व, ठीक है। देखते हैं तुम लोग क्या करते हो 5 मिनट में। मंडे को याद रखना, इन दिस एंटायर वीक वी विल ओनली बी वर्किंग टू कंप्लीट इस हफ्ते हम लोग हमारे पेपर 2 के मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो कि अराउंड 60 है मेरे ख्याल है, 50 व्हाटएवर इट इज़, ठीक है। वेडनेसडे तक आप लोग जितने क्वेश्चंस पूछोगे, अगर आप लोग 50 तक नहीं पहुंचे तो मैं अपनी तरफ से खुद अपने क्वेश्चंस बता के इस चैप्टर को वाइंड अप करूंगा, क्योंकि मंडे को मुझे लेना है टेस्ट, ठीक है, मेंसुरेशन का। वेंसडे को मेरे ख्याल है स्कूल की छुट्टी होगी ना, तो अपने पास कल का दिन है, ठीक है। 45 तक हम शायद कल पहुंच जाएंगे, या 40 तक 10 क्वेश्चन आ जाओ और अटेम्प्ट कर लो तुम लोग, ठीक है ना। अब तक वैसे तुम लोग को आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, 40 तक आ जाओ। मंडे को हम सिर्फ पेपर 2 का टेस्ट करेंगे, कैलकुलेटर वाला, ठीक है। पेपर 1 का क्वेश्चन अगर मैं दूंगा भी तो कैलकुलेटर अलाउड होगा वो, ठीक है। चलो, ये लास्ट सवाल बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन भी, हाँ साइन लगेगा और कॉस भी लगेगा। क्यों? अच्छा ये पार्ट ए पे आ जाओ। बुरहानुद्दीन, सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो बेटा, 5 मिनट है, मुझे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। अली जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, फुल स्पीड में, जैसे तुम कह रहे थे ना हम ब्रेक में कैसे करेंगे जल्दी से, बहुत ज़्यादा एड्रेस नहीं करना पड़ता ना, चुप करने जल्दी से हो जाता है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, आपके पास ये फेस है, ठीक है। क्वेश्चन ने आपको बोला हुआ है कि एरिया आपको बताया हुआ है इस फेस का, ABC का, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस को चलो मैं बेस मान लेता हूँ,
क्या हाइट बताई क्वेश्चन में? वो भी नहीं बताई। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह ट्राइंगल बना के इसको हाइट बोल के, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। राइट एंगल ट्राइंगल में तुम लोगों ने सीखा हुआ है 100 का टुआ, राइट? 100 का टुआ सबको आता है या सम पीपल हैव, ठीक है? तो आप इनमें से कोई भी चीज इस्तेमाल करना चाहते हो वो कर लो। हम लोग इसमें लगाने वाले हैं ये, तो मैं लिखूंगा साइन 55, परपेंडिकुलर क्या है? हाइट है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास हाइट निकल आएगी। हाइट निकालने के बाद आप क्या करोगे? क्वेश्चन ने आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। बेटा रेगुलर फिगर्स का मैंने आपको एक बात बताई थी, रेगुलर फिगर्स के लिए क्या लगाते हो? फेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो इसमें फेस एरिया आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। हमें तो वॉल्यूम के लिए हाइट निकालने की भी जरूरत नहीं थी, बाद में शायद जरूरत पड़ेगी तो मैंने पहले ही निकलवा दिया। ये फेस एरिया आपको इसने ऑलरेडी दिया हुआ है और इसी के थ्रू हम इसकी बेस निकालेंगे बाद में जब हमें सरफेस एरिया निकालना होगा तो, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल है कि फेस एरिया आपको बताया हुआ है कितना है 34.4, लेंथ आप लगाओगे वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है? पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं? शो करो कि AC इज 14। आ गई वही वाली बात। आपको AC लेंथ नजर आ रहा होगा, उसको हमने बेस मार्क किया हुआ है। बेस के लिए हमने कहा है कि जो एरिया ऑफ द फेस है ट्रायंगल का, एरिया उसने हमें बता दिया बेटा कितना है, और ये बेस हमें उसने नहीं बताई है, जिसको वो कह रहे हैं शो करो लेंथ ऑफ A to C। तो बेटा हाइट का मैंने अभी अभी फॉर्मूला लगवाया था, क्या निकाला था आपने? 6 sin, तो क्या होगा? हाफ इंटू AC मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे? जो भी थी 6 sin 55, ठीक है, बराबर रख दो 34.4 के। तो ये आपके पास जो शो होगा 14 पॉइंट AC की लेंथ शो होनी चाहिए। ओके, ये वाली बात। आगे आओ बेटा, जब सब हो गया तो सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म के लिए मैंने क्या कहा था? फिगर को एक्सप्लोड कर दो, यानी हर शेप को अलग कर दो आप। आपके पास एक फेस ये दिया हुआ है जो कि आगे पीछे बराबर होगा, राइट? तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो शेप है इसका ही पीछे वाला भी सेम मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर ये वाला जो शेप बन रहा है आपके पास, इसके लिए आप क्या करोगे? अच्छा, इसको मैं ज़रा सही से बना देता हूँ। ऐसा, ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे ये लेंथ? आप निकाल सकते हो बाय डूइंग दिस के आपको ये हाइट पता है, ठीक है? मुझे बताओ ये वाला h कैसे निकलेगा, कोई बताएगा? यार हमें ये वाली लेंथ तो इसने बताई हुई थी, ये 6 बताया हुआ है। हाँ, पहले हमें इसमें करना ये पड़ेगा कि ये स्मॉल लेंथ जो है ना ये फाइंड करनी पड़ेगी, और वो आप पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो। कैसे? हाइट हमें पता है तो हम करेंगे 6 स्क्वायर माइनस 6 साइन 55 का होल थिंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है कि नहीं? ये जो भी आएगा आपके पास, ये छोटी वाली लेंथ आ जाएगी। 14 में से माइनस करोगे तो ये साइड वाली लेंथ आ जाएगी, ये जो साइड में। जब आपको ये लेंथ पता लग जाएगी तो आप दोबारा पाइथागोरस लगा के ये वाली लेंथ निकाल सकते हो, जो कि एज बनेगी रेक्टेंगुलर फेस के लिए। फिर आप ये वाला फेस निकाल लेना, सेम होगा, ठीक है? 20/6 है ये, और फिर जो बेस है 14/20 वो उसमें ऐड कर देना, मैं बनाई नहीं है। लेट मी ड्रॉ द बेस। जी, यस यस। ओके, लेट मी एंड द रिकॉर्डिंग। यार क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है। देखो आज हम लोग ना टोटल मिला के 3 सवाल कर पाए। 8 का पार्ट बी मैंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो भी हमने किया है। हमने 8B अटेम्प्ट किया है,
7 अटेम्प्ट किया है, 11 अटेम्प्ट किया है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपने घर जाके ट्राई करने कि आज की प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद कुछ थोड़ा सा और काम आगे पुश करो ताकि 30 तक 40 तक पहुंच जाए। मैं आज पोस्ट भी कर दूंगा, उसको देख लेना। बाकी बात कल करेंगे और मंडे को हमारा टेस्ट होगा, ठीक है। थैंक यू।